जो तो लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या है बेटा? रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं? ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेटा आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है? तो मैं ये कहूँ कि जब कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, जब किसी कंपाउंड की दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं, जब कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है, और उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाती है और न ही उस कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर्स को दिखाती है या बता पाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आया होता। जैसे कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन सपोज दैट तीन स्ट्रक्चर्स शो कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, और इसे डबल हेडेड एरो से मैं यहाँ डेनोट करूँगा। ठीक है, तो जैसे कार्बोनेट आयन क्या है? कार्बोनेट आयन की तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होती है बेटा? एक दूसरे में बदलती रहती हैं। ठीक है, पहली वाली सेकंड में, सेकंड वाली थर्ड में, सेकंड वाली थर्ड में, थर्ड वाली सेकंड में, तो इस प्रकार से ये बदलती रहती हैं। तो कार्बोनेट आयन की तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और तीनों एक दूसरे में बदलती रहती हैं। तो इनमें से क्या होता है बेटा? ये इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर्स इस कार्बोनेट आयन की सभी प्रॉपर्टी को नहीं बता पाती है, और ना ही इनमें से इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कोई सी भी स्ट्रक्चर्स इस कार्बोनेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या डेफिनेशन दी गई है इसकी। तो वो कह रहा है बेटा, जब किसी यौगिक को समझाने के लिए उसकी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग संरचनाएं बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी एक स्ट्रक्चर से उस कंपाउंड की आप सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हो। तो इसलिए उसने कहा, जब किसी यौगिक को समझाने के लिए उसकी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, और उनमें से कोई भी संरचना अकेले उस यौगिक की सही संरचना नहीं बताती है। तो ये भी तो बात बता रहा था मैं आपको। तो इस स्थिति को बेटा हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इन सभी संभावित संरचनाओं को क्या कहा गया बेटा? अनुनाद रूप या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा गया है, और इन सब का मिला-जुला रूप ही यौगिक की वास्तविक संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अनुनाद संकर कहते हैं। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको अनुनाद संकर क्या है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लो, अनुनाद अणु को क्या करता है? अनुनाद जो होता है वो अणु को क्या करता है बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है ना, और इससे क्या करते हैं? इसे यौगिक की विभिन्न संरचनाओं के बीच दोनों ओर डबल हेडेड एरो, तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, SO2 डबल बॉन्ड O। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की शेयरिंग इसने कर ली, तो सल्फर ने 8 अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। ऐसे इस ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, तो कितने हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे डबल हेडेड एरो से डेनोट किया जाता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बननी है मतलब कितनी पॉसिबल है? 2। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग नाइट्रोजन के देख लोगे। ठीक है, ऐसी कार्बोनेट आयन के देख लोगे, जैसे ऊपर बताया मैं कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ऐसी नाइट्रेट आयन, इसकी भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3। बेंजीन है, बेंजोन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर पा रहा है बेटा? वो 2। तो इन दोनों को मैं कहता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहूँगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन दोनों को मिलने से, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ये बन रही है, इस स्ट्रक्चर्स को मैं कहूँगा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहूँगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अनुनाद संकर। तो ये वाली हो जाएंगी बेटा आपकी अनुनाद संकर। ठीक है,
तो कोई भी कंपाउंड है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होकर है, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं अनुनाद रूप। ठीक है, ये क्या है, अनुनाद रूप है, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बेंजीन ने बनाई और इन दोनों को मिलाने से जो स्ट्रक्चर्स बनी उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर कहते हैं इसे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है वो, अनुनाद के सभी रूपों में परमाणु की जगह, जगह का मतलब है स्थिति, पोजीशन है ना, एक सी होनी चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में अंतर होना चाहिए। तो जितनी भी किसी भी कंपाउंड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें जो एटम है उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, बट उनकी इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जैसे मैं दिखा दूं आपको, जैसे इसमें देख लो आप, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में क्या है, एन सेंटर में रखा गया तीनों केसों में देखो, और फिर दोनों साइड ओ लगा दिए गए, ये लगा दिया ऑक्सीजन, देखो आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एटम की जो जगह है आप देख पा रहे हो, एटम की जो पोजीशन है वो सेम है या नहीं है, देखो तीनों केसों में सेम आ रही है ना। ठीक है, अब उसने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ लिखा लगा है आपके, इसमें यहाँ पे लगा है, और इस वाले केस में यहाँ लगा है, और इस वाले केस में यहाँ लगा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है आपकी ये। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है सभी अनुनाद रूपों, अनुनाद रूपों का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये मत सोच लेना कि वो किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जैसे कार्बोनेट आयन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3, तो आप कभी ये सोचो कि फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप सोचो कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दो हैं तो अनपेयर्ड भी कितने होने चाहिए बेटा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है वो तीनों स्ट्रक्चर्स का कंपेरिजन कर रहा है बेटा। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा, वो तीनों स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, वो तीनों स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन कर रहा है। वो तीनों अगर फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे 2 हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे सपोज दैट 3 हैं, ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में यानी कि सेकंड और थर्ड में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। उसका कहने का अर्थ ये है कि सभी अनुनाद रूपों में, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कभी आप सोचो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की ये बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की नहीं कर रहा है, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे तीनों केसों में कह रहा है कि अगर फर्स्ट केस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सेकंड स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर्स में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। इसके कहने का अर्थ है बेटा ये, ठीक है। और थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या कह रहा है वो, सभी अनुनाद रूपों की जो ऊर्जा है लगभग क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, तीन जैसे कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होता है बेटा, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है ना, तीनों अलग अलग संरचनाएं मिलकर ही सही अनुनाद संख्या यानी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हैं, ठीक है। जब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लगभग समान होगी, बराबर होगी, तभी ये अलग अलग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं मिलकर क्या बनाएंगे, सही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, यानी कि सही अनुनाद संकर बनाती हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस की 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या आने वाला है बेटा, अनुनाद की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो पहला पॉइंट क्या है, अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड की जो ऊष्मा होती है बेटा, उसके किसी भी अनुनाद रूप से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन से क्या होता है बेटा, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है।
ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ठीक है, और इन ऊर्जाओं के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा बट यहाँ भी ये डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या बताया उसने कहा है कि हीट ऑफ, अगर मैं डेफिनेशंस यहाँ इसकी बताऊँ तो आपको क्या लिख सकते हो, द डिफरेंस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो हीट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड के हीट ऑफ फॉर्मेशन और एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन के डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, किसी भी यौगिक के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वह यौगिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होता है। ठीक है, तो जैसे कोई कंपाउंड मेरा ए है या कोई एक दूसरा कंपाउंड क्या है, बी है। अगर एक कंपाउंड इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनने हैं और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा कितने बनने हैं, 4 बनने हैं। तो मैंने अभी जस्ट एक बात आपको बताई कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब मैं कहूँ आपसे कि कंपाउंड ए ज़्यादा स्टेबल है या बी ज़्यादा स्टेबल है, तो आप किसे बताओगे, बी। क्यों, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं। तो जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वह कंपाउंड उतना स्टेबल होता है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर लिखूँ उसका तो आप लोग लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो कंपाउंड उतना स्टेबल। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह सकता हूँ लेस रिएक्टिव, तो कह सकता हूँ जितना ज़्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं कहूँ एनर्जी लेवल के। ठीक है, तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी लेवल उतना कम होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी एनर्जी कम वह कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बढ़ने पे कंपाउंड हमारा स्टेबल हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा एनर्जी जो कंजप्शन होता है ना वो, सपोज दैट ये बी कंपाउंड आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा था, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में एनर्जी कंजप्शन क्या लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा होगा तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा बेटा, डाउन होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ने से एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा, डाउन होता है, कम होता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि एनर्जी लेवल डाउन तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है बेटा आपका, अनुनाद संकर में बंध दूरी, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, अब सपोज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, सपोज दैट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड की, तो तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको डिफरेंट दिखाई देगी। और वहीं रेजोनेंस हाइब्रिड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसे दिखाई देती है बेटा, आपको इक्वल दिखाई देती है। ठीक है, अगर कंपैरिजन दोनों में करें तो दोनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें बॉन्ड लेंथ तीनों क्या दिखाई देगी आपको, डिफरेंट दिखाई देगी। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ रेजोनेंस हाइब्रिड में, रेजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ की, तो वो कैसे दिखाई देगी बेटा, आपको इक्वल दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, इक्वल दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में जो होते हैं बेटा आपके बॉन्ड कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और वहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड होते हैं बेटा वे कैसे होते हैं, आपके बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे। जब छोटे बॉन्ड होगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा, इसका क्या होगा, एनर्जी लेवल कम होगा। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से क्या होगा बेटा, जो कंपाउंड होगा हमारा स्टेबल होगा, क्योंकि
इस ऊपर पॉइंट में बताया था ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन रेजोनेंस हाइब्रिड का ज़्यादा होता है, तो वो इसीलिए होता है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है वो, अनुनाद संकर का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट भी उसके किसी एक अनुनाद रूप के द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डाइपोल मूवमेंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो क्या कह रहा है, डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता है बेटा, आघूर्ण से डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड का डाइपोल अलग होगा, डिफरेंट होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अलग होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर किसका कम और किसका ज़्यादा होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो डाइपोल होता है बेटा वो कम होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का डाइपोल क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेटा 4 पॉइंट थे, मैंने चारों आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी। तो मैं ऊपर भी आपको इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं। यह ऊर्जा अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा अनुनाद संरचनाओं में सबसे स्थायी रूप की ऊर्जा का अंतर होता है। बात आई समझ में। यह ऊर्जा अणु की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, अणु की वास्तविक ऊर्जा यानी कि एक्चुअल एनर्जी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स होती है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स होगी, उनका जो अंतर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर्स यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। ठीक है। जैसे अब फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स होगी उसे एक्चुअल एनर्जी से बेटा घटा देते हैं। ठीक है। अब एक्चुअल एनर्जी क्या है, एक्चुअल एनर्जी प्रैक्टिकल के माध्यम से बेटा निकाली जाती है ना, प्रैक्टिकली द्वारा निकाली जाती है। ठीक है। तो उसके डिफरेंस को एक्चुअल एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या कर रहा है, CO2 अणु के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, E1 है, E2 व E3 है। ठीक है। अब उसने कहा कि सबसे स्थायी संरचना की ऊर्जा क्या है, E1 है। तो सबसे स्थायी यानी कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा बेटा, E1 होगा। अगर मैं इसकी एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो क्या हो जाएगा, E1 E2 और E3। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। बता चुका हूँ ना ऊपर, जिस कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसके हुई, E1 की, क्योंकि मैंने बता दिया ना यहाँ पे सबसे स्थायी संरचना की ऊर्जा क्या है, E1 है। तो इस जब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। ठीक है। सबसे कम इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर सबसे ज़्यादा E3 की होती है। तो यहाँ पर CO2 अणु की जो एक्चुअल एनर्जी दी गई है बेटा वो क्या दी गई है, E0 है ना। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू लगो तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एनर्जी। एक्चुअल एनर्जी क्या है, E0, तो E0 लिख दिया, और माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या दे रखी है आपको, E1, तो E1 लिख दिया। तो ये इस तरीके से बेटा हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।